नमस्ते सभी को। राजस्थान के इतिहास के एमसीक्यू के वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज हम निम्न टॉपिक के एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। अपना पहला टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति, दूसरा टॉपिक रहेगा किसान आंदोलन, तीसरा रहेगा प्रजामंडल और चौथा रहेगा एकीकरण। इसके बीच में एक और टॉपिक रहेगा जनजाति आंदोलन। तो 4-5 टॉपिकों के दो तीन क्वेश्चनों को लेकर के हम ब्रीफ में इन सभी टॉपिकों को एक साथ में समझ रहे हैं। इसके पहले हमने सभ्यता, चौहान वंश, इसके बाद में मेवाड़, मारवाड़, आमेर और बीकानेर के 6 राजा, उससे रिलेटेड 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। तो ये इसी वीडियो के साथ में 3 वीडियो में सभ्यता से लगा करके एकीकरण के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन को अपन एमसीक्यू के माध्यम से सोल्व कर रहे हैं। ये वीडियो सेकेंड ग्रेड के लिए तो ज़रूरी है ही है, रीट और सीईटी के लिए भी समान उपयोगी हैं। तो इन टॉपिकों के क्वेश्चनों को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अपने सामने पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता के संबंध में असत्य युग्म को पहचानिए। प्रश्न को ध्यान से समझना। और ये 15 क्वेश्चन है। आप कोशिश करना कि 15 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सोल्व सही कर पा रहे हो, उसको आप साइड में टिक लगा करके आगे चलो। तो क्रांति के नेतृत्वकर्ता के संबंध में असत्य युग्म को पहचानिए। हमको स्थल देखने हैं और नेतृत्वकर्ता देखने हैं, और जो मेल नहीं खा रहा है उसको निकालना है। तो नसीराबाद में क्रांति का नेतृत्व बख्तावर सिंह ने किया, नीमच में क्रांति का नेतृत्व हीरा सिंह ने किया, जयपुर में क्रांति का नेतृत्व सादुल्ला खान ने किया और धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व शीतल प्रसाद ने किया। आप बहुत आसानी से आंसर निकाल लोगे, मुझे पता है। तो आंसर की तरफ चले अपन। इसमें आंसर हो जाएगा धौलपुर, क्योंकि 1857 की क्रांति में धौलपुर के अंदर जब बगावत स्टार्ट हुई थी, तब धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व रामचंद्र नामक व्यक्ति ने और धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व हीरालाल नामक व्यक्ति ने किया था। दोनों ने मिलकर के धौलपुर में बगावत को स्टार्ट किया था। तो यहाँ पर शीतल प्रसाद की जगह रामचंद्र और हीरालाल होना चाहिए था, इसलिए क्वेश्चन अपने लिए यहाँ पर सही है। तो कौन सा असत्य युग्म है? धौलपुर, रामचंद्र और हीरालाल। एक एक को क्विक समझते हैं, मेरे साथ में रहना। आपको बताइए, नसीराबाद में क्रांति को स्टार्ट किया था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की सैनिक टुकड़ी ने, 15वीं बंगाल आईएन बटालियन ने। और 15वीं बंगाल आईएन बटालियन ने 28 मई 1857 नसीराबाद में जब क्रांति का बिगुल बजाया था, तो यहीं से राजस्थान में क्रांति स्टार्ट हुई थी। उस 15वीं बंगाल में एक सैनिक था बख्तावर सिंह, उसने क्रांति को स्टार्ट किया था। तो अपने लिए ये जोड़ा सही है। दूसरा, नीमच में क्रांति स्टार्ट हुई थी 3 जून, और नीमच में जब 3 जून को क्रांति स्टार्ट हुई थी, तो नीमच में क्रांति को स्टार्ट किया था हीरा सिंह ने। वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी था एबोट, वो शपथ दिला रहा था सैनिकों को। तो हीरा सिंह और मोहम्मद अली नामक सैनिकों ने घटना का विरोध किया था और जस्ट 2 तारीख को शपथ दिलाई और 3 जून को हीरा सिंह के द्वारा बगावत स्टार्ट कर दी थी। तो 28 मई तो नीमच आ गया और 3 जून अपने पास में आ गया कौन सा? 28 मई तो नसीराबाद आ गया और 3 जून अपने पास में आ गया नीमच। और नीमच में क्रांति को कौन स्टार्ट करता है? हीरा सिंह। उसी तरह जयपुर में भी बगावत की छुटपुट घटनाएं देखने को मिलती है। जब जयपुर में क्रांति स्टार्ट होती है तो जयपुर में क्रांति को स्टार्ट करते हैं सादुल्ला खां। यहाँ पर ऑप्शन में सादुल्ला खां ही है, लेकिन सादुल्ला खां के सहयोगी 2 और थे। सादुल्ला खां के साथ में एक विलायत खान था और सादुल्ला खां के साथ में एक उस्मान खान था। तो जयपुर में क्रांति का नेतृत्व 3 जनों ने मिलकर के किया था, सादुल्ला खान, उस्मान खान और विलायत खान। ठीक है। और अब ये शीतल प्रसाद बचा, तो शीतल प्रसाद ने कहाँ पर क्रांति का नेतृत्व किया था? तो शीतल प्रसाद एरिनपुरा क्रांति से जुड़े हुए सैनिक हैं। जब 23 अगस्त एरिनपुरा में क्रांति स्टार्ट होती है, तो मोती खां और शीतल प्रसाद के द्वारा एरिनपुरा में क्रांति स्टार्ट की जाती है। तो सब जोड़े आ गए। नसीराबाद में बख्तावर सिंह, नीमच में हीरा सिंह, जयपुर में सादुल्ला खां, विलायत खां और उस्मान खान, धौलपुर में रामचंद्र और हीरालाल, इधर एरिनपुरा के अंदर शीतल प्रसाद। कुछ और अगर आप याद रखना चाहो तो जयदयाल और मेहराब खान, जयदयाल व मेहराब खान, इन दोनों ने क्रांति कहाँ पर स्टार्ट की थी? तो जयदयाल और मेहराब खान ने क्रांति स्टार्ट की थी कोटा में। एक अपने पास में और आ गया। फिर अगर कोई आपको पूछे कि टोंक में क्रांति किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो टोंक में क्रांति स्टार्ट की गई थी मीर आलम खान के द्वारा। मीर आलम खान के द्वारा। ये मीर आलम खान टोंक के नवाब वजीरुद्दौला का सेनापति था। तो इस स्लाइड में मोस्ट ऑफ सब आ चुका है कि राजस्थान में जहाँ जहाँ पर बगावत हुई थी, वहाँ पर बगावत को नेतृत्व करने वाला, बगावत को लीड करने वाला, बगावत को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे। अच्छी तरह से देख लो, डायरेक्ट आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो अगली स्लाइड को चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में,
अगला क्वेश्चन है, जब तात्या तोपे, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, तात्या तोपे ने कौन सी रियासत के राजा को अपदस्थ किया था? राजस्थान के अंदर 19 रियासतें थी, राजस्थान की 19 रियासत में कौन सी रियासत के राजा को तात्या तोपे ने गद्दी से हटा दिया था? ऑप्शन 4 है, क्या उस समय झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह जी थे? क्या उस समय बूंदी के राजा राम सिंह को हटाया था? क्या धौलपुर के राजा भगवंत सिंह को हटाया था? क्या करौली के राजा मदन पाल को हटाया था? क्वेश्चन के माध्यम से एक अपन को यह पता चला कि क्रांति के समय झालावाड़, बूंदी, धौलपुर, करौली के राजा कौन थे। एक तो यह बेनिफिट हुआ, दूसरा देखो, ये तात्या तोपे राजस्थान में 2 बार प्रवेश करते हैं। पहली बार प्रवेश करते हैं भीलवाड़ा से और दूसरी बार प्रवेश करते हैं बांसवाड़ा से। जब वो पहली बार प्रवेश करते हैं भीलवाड़ा से, तो भीलवाड़ा से वो नाथद्वारा से कोठारिया और राजस्थान के अलग अलग जगहों पर घूमते हुए जब वो वापस जाते हैं, तो इन 4 राजाओं में से एक राजा है झालावाड़ का पृथ्वी सिंह। इस झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह को गद्दी से हटा देते हैं। समझ में आया? तो झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह को तात्या तोपे वापस जाते समय गद्दी से हटा देते, कुछ समय तक झालावाड़ को संभालते हैं, लेकिन झालावाड़ में जब अंग्रेजी फौज आ जाती है तो तात्या तोपे झालावाड़ को छोड़ करके वापस एमपी चले जाते हैं। बूंदी के राजा राम सिंह जी ने तात्या तोपे के लिए महल को लूटने का अवसर दिया था, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से राम सिंह जी ने तात्या तोपे को सहयोग किया था। धौलपुर के भगवंत सिंह, पिछली स्लाइड में आया ही था कि धौलपुर के अंदर क्रांति का नेतृत्व रामचंद्र और हीरालाल ने किया था, और धौलपुर में जब क्रांति हुई थी, जब रामचंद्र और हीरालाल धौलपुर में क्रांति को आगे बढ़ा रहे थे, तब धौलपुर में राजा कौन थे? भगवंत सिंह। और करौली के राजा मदन पाल, आपको पता ही है, जब कोटा पर क्रांतिकारियों का अधिकार हो जाता है तो कोटा पर वापस अंग्रेजी अधिकार स्थापित करने के लिए रॉबर्टसन अपनी सेना लेकर के जाते हैं और रॉबर्टसन का सपोर्ट करते हैं मदन पाल। तो रॉबर्टसन और मदन पाल दोनों मिलकर के कोटा पर आक्रमण करके कोटा में क्रांतिकारियों को हरा करके कोटा पर वापस अंग्रेजी अधिकार को स्थापित करते हैं। मदन पाल से अंग्रेज खुश हो जाते हैं और मदन पाल को अंग्रेज GCI की उपाधि देते हैं और राजस्थान के राजाओं में सर्वाधिक 17 तोपों की सलामी देते हैं। ये सभी बातें आपको पता है। मैं इधर क्विक इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अपना जो पुराना पढ़ा हुआ है, क्लासरूम के अंदर जो पढ़ा है, नोट्स के अंदर जो अपन ने रिवाइज किया है, वो क्विक अपने माइंड के अंदर वापस इमेज बन जाए। 2 क्वेश्चन देखें, इसमें झालावाड़ ऑप्शन था। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में प्रथम रियासत जिसने अधीनस्थ संधि को स्वीकार किया, राजस्थान में प्रथम रियासत जिसने अधीनस्थ संधि को स्वीकार किया, मेरे साथ में रहना। माना कि ये अपना राजस्थान है और इस पूरे राजस्थान के अंदर 19 रियासतें हैं और राजस्थान को अधीन करने के लिए अंग्रेज 2 संधि लेकर के आते हैं। अंग्रेज एक संधि तो लेकर के आते हैं अधीनस्थ संधि, और अंग्रेज दूसरी संधि लेकर के आते हैं सहायक संधि। कौन सी संधि? सहायक संधि। तो राजस्थान को अगर अंग्रेजों ने अधीन किया है तो 2 संधियों के माध्यम से, पहली संधि है सहायक संधि और दूसरी संधि है अधीनस्थ संधि। अब आगे की तरफ चलते हैं। राजस्थान की कौन सी रियासत ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो राजस्थान के अंदर भरतपुर रियासत ने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। लेकिन यहाँ पर सहायक संधि नहीं पूछा हुआ है, यहाँ पर अधीनस्थ संधि पूछा हुआ है। तो राजस्थान में पहली रियासत जिसने अधीनस्थ संधि को स्वीकार किया था उसका नाम है करौली। अब क्वेश्चन की प्रकृति को देखना, अगर वहां पर सहायक संधि दे रखा है और वहां पर भरतपुर ऑप्शन है और करौली ऑप्शन है, तब आपको भरतपुर करना है। लेकिन यहाँ अधीनस्थ संधि दे रखा है तो अधीनस्थ संधि को स्वीकार करने वाली पहली रियासत करौली है, जिसने 1817 में अधीनस्थ संधि पर साइन किए थे। इधर भरतपुर ने सहायक संधि पर साइन किए थे 1803 में। कंप्लीट है। उस समय भरतपुर के राजा बख्तावर सिंह थे और उस समय भरतपुर के राजा रणजीत सिंह जी थे और इस समय करौली के राजा हरबख्शपाल सिंह जी थे। तो रणजीत सिंह जी ने सहायक संधि पर साइन किए थे, हरबख्शपाल सिंह जी ने अधीनस्थ संधि पर साइन किए थे। राजस्थान की अंतिम रियासत जिसने साइन किए 1823 में, और उस अंतिम रियासत का नाम है सिरोही। तो राजस्थान में अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करने वाली अंतिम रियासत सिरोही, और सिरोही के राजा का नाम क्या है? शिव सिंह। अब क्वेश्चन की प्रकृति के अनुसार आंसर को निकालना। क्वेश्चन अपने सामने साफ है कि किसने अधीनस्थ संधि को प्रथम बार स्वीकार किया था? तो अधीनस्थ संधि तो करौली, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। किसने अधीनस्थ संधि को या अंग्रेजों से अंतिम रूप से संधि की थी? तो आ जाएगा सिरोही। राजा कौन था? शिव सिंह। अगर पूछे कि सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया, तो क्या आ जाएगा? भरतपुर। भरतपुर के राजा रणजीत सिंह।
कंप्लीट है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में है जो जनजाति आंदोलन से संबंधित है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखना, राइट कितने हैं गलत कितने हैं उसको भी देखना। ये सभी अपन ने पढ़ रखे हैं, बहुत अच्छी तरह से क्लास में समझ रखे हैं और आपने बहुत बार इनके रिवाइज प्रोसेस से आप गुजर चुके हो। बस क्वेश्चन समझने की एक बढ़िया अप्रोच सामने रखना। क्वेश्चन सीधा सा है अपने सामने। मोतीलाल तेजावत से संबंधित असत्य कथन को पहचानिए। पहला, इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था, एकदम सही है। यह आंदोलन मातृ कुंडिया से प्रारंभ हुआ था, यह भी सही है। इसका एक अधिवेशन निमड़ा में आयोजित हुआ था, यह भी सही है। तो बचा कौन सा? चौथा। चौथा गलत क्यों है और इस क्वेश्चन के हिसाब से सही क्यों है वो देखते हैं। तेजावत जी ने भील व सहरिया जाति के उत्थान में कार्य किया था। तेजावत जी ने भील जनजाति के लिए तो कार्य किया था, लेकिन उन्होंने सहरिया जनजाति के लिए कार्य नहीं किया था। उन्होंने एक तो भील और दूसरा गरासिया जनजाति के लिए कार्य किया था। और एक बार सेकेंड ग्रेड में पेपर में प्रश्न बना था कि निम्नलिखित में से उस नेता को चुनिए जिसने गरासिया जनजाति के उत्थान में कार्य किया। तो तेजावत जी ने भील जनजाति और गरासिया जनजाति दोनों के उत्थान में कार्य किया। तो इस क्वेश्चन के अनुसार अपने लिए सही कौन सा हो जाएगा? डी, क्योंकि वहां पर सहरिया नहीं आएगा, सहरिया की जगह क्या आएगा? गरासिया आएगा। थोड़ा सा और समझ ले क्वेश्चन को, आना मेरे साथ में। इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया, सही बात है। ये एक ही आंदोलन मातृकुंडिया से स्टार्ट हुआ था 1921 में। इसी एक ही आंदोलन का दूसरा नाम है भोमट भील आंदोलन। इसी एक ही आंदोलन का दूसरा नाम है भोमट भील आंदोलन। ये एक ही आंदोलन मातृकुंडिया में वैशाख पूर्णिमा के दिन लगने वाले मेले से स्टार्ट हुआ था। इस एक ही आंदोलन में जनजाति लोगों की समस्या से संबंधित 21 सूत्रीय मांग पत्र तैयार किया गया था और यह मांग पत्र मेवाड़ के महाराणा को भेजना था। इस 21 सूत्रीय मांग पत्र को कहा जाता है मेवाड़ की पुकार। तो एक कागज पर 21 मांगे लिखी, उसको एक लिफाफे में डाला और लिफाफे के ऊपर शीर्षक लिखा मेवाड़ की पुकार, कि महाराणा जनता की मांगे हैं उसको मानिए। ये एक ही आंदोलन के तहत तैयार किया गया पत्र था। तो एक ही आंदोलन 1921 में स्टार्ट हुआ, एक ही आंदोलन मातृकुंडिया से स्टार्ट हुआ, एक ही आंदोलन का अन्य नाम भोमट भील आंदोलन है। इस आंदोलन में जनजातियों की समस्या से संबंधित 21 मांगों का एक पत्र तैयार किया गया और इस 21 मांगों के पत्र को मेवाड़ की पुकार कहा गया। 1922 में एक ही आंदोलन का अगला अधिवेशन निमड़ा में हुआ। अगला अधिवेशन कब हुआ? 7 मार्च 1922। निमड़ा गुजरात के अंदर विजयनगर रियासत थी, वहां का गांव था। और जब एक ही आंदोलन का निमड़ा में अधिवेशन हो रहा था तो सभा पर गोलीबारी करवा दी गई थी और इस गोलीबारी में लगभग 1200 जनजाति के लोगों की हत्या हो गई थी। तो तीनों सही है। इसके साथ में मोतीलाल तेजावत ऊपर का पूरा क्लियर भी हो गया और यहीं से मोतीलाल तेजावत के बार बार क्वेश्चन बनते हैं। कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन बना था मेवाड़ की पुकार क्या है? राजस्थान का एक लोकगीत, एक ही आंदोलन के तहत तैयार किया गया 21 मांगों का एक पत्र, इस तरह के ऑप्शन थे। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आए, अगर अपन को उस टॉपिक का कंटेंट क्लियर है तो क्वेश्चन की प्रकृति समझ करके अपन आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं। और आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, बस धैर्य के साथ में अपने पेपर को करना और रिवाइज करते समय थोड़ा सा माइंड सेट करके रिवीजन बिंदु पर फोकस करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ में मीणा आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? मेवाड़ में मीणा आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? वैसे देखा जाए तो मीणा आंदोलन मेवाड़ से ज्यादा चर्चा में उत्तरी भारत का था। उत्तरी भारत में आपको पता है जयपुर, सीकर, वहां के मीणाओं को कंट्रोल करने के लिए, चौकीदार मीणाओं को कंट्रोल करने के लिए क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट लाया गया था, जिसके तहत एक कानून बनाया था जरायम पेशा कानून, जिसके तहत 24 घंटे में एक बार मीणा को पास के थाने में आकर हस्ताक्षर करने थे। तो वो मीणाओं का आंदोलन बहुत बड़ा था। यहाँ पर क्वेश्चन अलग है। यहाँ है कि मेवाड़ में मीणा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है बेगू, कोठारिया, बागोर और जहाजपुर। ये सभी मेवाड़ के अंदर ठिकाने हैं, मेवाड़ के गांव हैं। तो मेवाड़ में मीणा आंदोलन स्टार्ट हुआ था जहाजपुर में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मेवाड़ जहाजपुर, जहाजपुर भीलवाड़ा के अंदर आता है।
तो भीलवाड़ा के जहाजपुर में जो मीणा थे उन्होंने सबसे पहले महाराणा के खिलाफ और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन को स्टार्ट किया था। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक अपन ने राजस्थान सेवा संघ को कुछ अलग तरह से देखा है, अभी राजस्थान सेवा संघ का क्वेश्चन कुछ अलग तरह का है। आराम से क्वेश्चन को देखना। क्वेश्चन है, राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक में कौन शामिल नहीं है? क्या विजय सिंह पथिक नहीं थे संस्थापक के तौर पर? क्या रामनारायण नहीं थे? क्या हरिभाई नहीं थे? क्या हीरालाल नहीं थे? चारों में से कौन नहीं था? मतलब 3 जनों ने मिल करके राजस्थान सेवा संघ को स्टार्ट किया। तो ये जो राजस्थान सेवा संघ संस्था है ये 1919 में स्टार्ट हुई, आप सबको पता है। इसकी स्थापना वर्धा में हुई है, ये भी आपको पता है। वर्धा महाराष्ट्र में है, ये भी आपको पता है। 1920 में राजस्थान सेवा संघ का कार्यालय अजमेर ले आए थे, ये भी पता है। और राजस्थान सेवा संघ 2 पत्रिका निकालती है। पहली पत्रिका का नाम है राजस्थान केसरी और दूसरी पत्रिका का नाम है नवीन राजस्थान। और जब नवीन राजस्थान पत्रिकाओं को राजाओं ने बंद करवा दिया था तो नवीन राजस्थान पत्रिका का नाम चेंज करके इसका नाम कर दिया था तरुण राजस्थान। आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि राजस्थान में कहीं पर भी किसान मूवमेंट हुए हैं तो उस किसान मूवमेंट को आगे बढ़ाने में राजस्थान सेवा संघ का बहुत बड़ा रोल है। यह संस्था 1919 में स्टार्ट हुई थी और 1928-29 के आसपास अप्रभावी हो गई। देखते हैं किन 3 जनों ने मिलकर के संस्था को स्टार्ट किया है। तो विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई किंकर, ये तीनों इसके संस्थापक में शामिल थे। तो शामिल में कौन नहीं आएगा? हीरालाल शास्त्री। ये राजस्थान सेवा संघ के संस्थापकों में शामिल नहीं था। तो सही हो जाएगा यहाँ इस प्रश्न के हिसाब से हीरालाल शास्त्री। कंप्लीट है। हरिभाई किंकर को एक और याद रख सकते हो आप कि हरिभाई किंकर ने विद्या प्रचारणी सभा संस्था की भी स्थापना की थी। क्लियर है। तो राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक में 3 व्यक्तियों के नाम प्राथमिकता से याद रखने। संस्था 1919 वर्धा में बनी थी, 1920 में इसका कार्यालय अजमेर ले आए थे। ये राजस्थान केसरी और नवीन और तरुण राजस्थान दोनों साप्ताहिक पत्रिका निकालने का काम करती थी। कंप्लीट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अपना अगला क्वेश्चन है राजस्थान के प्रजामंडल से संबंधित। हमने क्रांति से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखा, जनजातीय आंदोलन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखा और अब हम नए टॉपिक में आ रहे हैं जिसका नाम है प्रजामंडल। ध्यान से देखना प्रजामंडल को। प्रजामंडल व स्थापना वर्ष के प्रजामंडल व स्थापना वर्ष में गलत युग्म को पहचानिए। राजस्थान के अंदर 19-20 प्रजामंडल बने थे, आपको पता ही है। राजस्थान के अंदर जितने भी प्रजामंडल बने थे उस प्रजामंडल में कौन सा प्रजामंडल स्थापना वर्ष में नहीं आता है उसको देखना है। ध्यान से देखना। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई प्रश्न के हिसाब से। जोधपुर प्रजामंडल 1934 में बना, बीकानेर प्रजामंडल 1939 में बना और शाहपुरा प्रजामंडल 1938 में बना। मैंने आपको विथ ट्रिक जयपुर से लगा करके झालावाड़ तक राजस्थान का पहला प्रजामंडल जयपुर 1931 और राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल झालावाड़ 1946 क्रमिक रूप से विथ ट्रिक कंप्लीट करवाएं। तो मेवाड़ 1938 में बना था, सही बात है। 24 अप्रैल 1938 मेवाड़ प्रजामंडल बना और मई 1938 मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया। जोधपुर प्रजामंडल 1934 में बना, एकदम सही बात है। बीकानेर प्रजामंडल 1939 में न बन करके बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर सही हो जाएगा बीकानेर, उसकी स्थापना 1936 में हुई है। आपको पता ही है कि 1936 में 2 प्रजामंडल की स्थापना हुई है। बहुत अच्छी ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको समझाया था। एक तो बीकानेर और दूसरा धौलपुर। शाहपुरा 1938 है ही, जोधपुर 1934 है ही, मेवाड़ 1938 है ही, बीकानेर 1936 हो गया। तो कोशिश करना कि राजस्थान के जो अगले प्रजामंडल हैं उसको आप क्रमिक रूप से एक बार देख करके एग्जाम हॉल में जाओ। ठीक है, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन अपने पास में प्रजामंडल व अध्यक्ष में गलत युग्म को पहचानिए। प्रजामंडल व अध्यक्ष में गलत युग्म को पहचानिए। हमेशा से प्रजामंडल के टॉपिक में इस तरह का प्रश्न बनता ही है। और जब अपन ने प्रजामंडल और अध्यक्ष को पढ़ना स्टार्ट किया था तो प्रजामंडल और अध्यक्ष को पढ़ा था तो एक मैप के माध्यम से
एक दूसरे को जोड़ते हुए ट्रिक के माध्यम से 19 के 19 प्रजामंडल क्लासरूम में ही अपन ने याद कर लिए थे। जब भी आप आपकी नोटबुक देखते होंगे और तो क्लास में जो पढ़ा था वो ढांचा आपके माइंड में सेट हो जाता होगा। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, जो अपन ने पढ़ा था उस अकॉर्डिंग अगर देखें तो। क्या क्या है, मेवाड़ प्रजामंडल की जब स्थापना हुई थी तब इसके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। सही बात है, बलवंत राय मेहता के घर पर मीटिंग हुई थी। 24 अप्रैल 1938 मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ था, तो बलवंत राय मेहता अध्यक्ष बने थे। बीकानेर प्रजामंडल की जब स्थापना हुई थी तब इसके अध्यक्ष मध्याराम वैद्य थे, यह भी सही है। भरतपुर प्रजामंडल जब बना था तब इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव बने थे, यह भी सही है। तो बचा कौन सा, चौथा ऑप्शन। करौली प्रजामंडल जब बना था तब प्रजामंडल के अध्यक्ष त्रिलोक चंद्र माथुर बने थे। जिस तरह से मैंने आपको पढ़ाया था वो इमेज बन जानी चाहिए ट्रिक वाली। त्रिलोक चंद्र माथुर थे, तो ये हरिनारायण शर्मा करौली प्रजामंडल के अध्यक्ष नहीं थे, ये हरिनारायण शर्मा अलवर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। तो दो प्रकृति मैंने आपके क्वेश्चन की बता दी, एक तो प्रजामंडल के सन अगर पूछ ले तो, और एक प्रजामंडल और उससे संबंधित अध्यक्ष पूछ ले तो। हमेशा क्वेश्चन इसी तरह से बनता है। फिर अंदर डीप में जाए तो जयपुर की, जोधपुर की, बीकानेर की प्रजामंडल की राजनीतिक गतिविधियों से पूछे तो फिर वो क्वेश्चन थोड़ा सा अंदर जाकर के स्तर के अनुसार बनाते हैं। पर हमेशा आरपीएससी के पेपर में इस तरह के प्रश्न देखने को हमको ज़्यादा मिलते हैं। और अपन ने राजनीतिक चेतना इन प्रजामंडलों की बहुत अच्छी तरह से पढ़ रखी है, उसको भी आप दोहरा करके जाएंगे एग्जाम देने से पहले। अगला क्वेश्चन को मैंने बहुत अलग तरह से बनाया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजामंडल राजस्थान में ही स्थापित हुआ? बहुत सारे प्रजामंडल है जो राजस्थान में ही बने हैं, पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें से एक ही प्रजामंडल ऐसा है जो राजस्थान में बना है, बाकी 3 प्रजामंडल ऐसे हैं जो राजस्थान से बाहर स्थापित हुए। समझ पा रहा है? तो वो एक प्रजामंडल कौन सा है जो राजस्थान में ही बना था? निम्नलिखित में से कौन सा प्रजामंडल राजस्थान में ही स्थापित हुआ? बीकानेर, सिरोही, भरतपुर और मेवाड़। देखते हैं एक एक। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में हुई है। कलकत्ता में हुई है मतलब राजस्थान से बाहर हुई है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बंबई में हुई है। बंबई में हुई है मतलब राजस्थान से बाहर हुई है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी में हुई है। रेवाड़ी हरियाणा में है। रेवाड़ी में हुई है, हरियाणा में हुई है, इसलिए राजस्थान से बाहर है। तो ऑटोमेटिक आंसर अपना आ गया, यहां पर मेवाड़ है। तो बहुत सारे प्रजामंडल है जो राजस्थान में ही बने हैं, पर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अपने पास में आंसर क्या आ रहा है? मेवाड़। और फिर यूं पूछ ले कि बीकानेर की, सिरोही की, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां कहां हुई थी, तो फिर आप ये याद रखेंगे। कंप्लीट है? तो क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से क्लियर होते जा रहे हैं अपने। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास, ये बहुत लेवल का क्वेश्चन है, बहुत लेवल का क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। पढ़िए, मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो आप कहोगे कि सर अप्रैल 1938 मेवाड़ प्रजामंडल बना था, तो उसी समय मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ होगा। नहीं, अप्रैल 1938 मेवाड़ प्रजामंडल बना, लेकिन जस्ट मई 1938 मेवाड़ के प्रधानमंत्री ने इस प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया। तो प्रजामंडल तो बन गया, लेकिन प्रजामंडल का पहला अधिवेशन नहीं हुआ। तो इस प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ कब? तो इस प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ था नवंबर 1941 में। अब मेवाड़ में अगर सन पूछे जाए तो दो तरह के बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर कोई यूं पूछे कि मेवाड़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ, मेवाड़ प्रजामंडल स्थापित कब हुआ, तब डेट आएगी 24 अप्रैल 1938। लेकिन कोई यूं पूछे कि मेवाड़ प्रजामंडल का पहला अधिवेशन कब हुआ, तब डेट आएगी नवंबर 1941। जब गठन हुआ था तब अध्यक्ष बने थे बलवंत राय मेहता। जब पहला अधिवेशन हुआ था तब अध्यक्ष बने थे माणिक्यलाल वर्मा। उस समय जेबी कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित, इन दोनों ने भी पहले अधिवेशन में भाग लिया था। कंप्लीट है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
प्रजामंडल व संबंधित व्यक्ति के संबंध में गलत युग्म को पहचानिए। अब ये थोड़ा सा अंदर जाकर के बनाया है, क्योंकि यहां पर अध्यक्ष का नाम नहीं आएगा। अंदर जो राजनीतिक चेतना अपन हर एक प्रजामंडल के अलग अलग से पढ़ते हैं, उसमें व्यक्तियों के नाम आएंगे। तो कुछ ब्रीफ में इनकी हिस्ट्री भी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। क्या भूरेलाल भैया का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से था? बिल्कुल था। क्या बाल मुकुंद बिस्सा का संबंध मारवाड़ प्रजामंडल से था? बिल्कुल था। क्या बिरबल सिंह का संबंध जैसलमेर प्रजामंडल से था? नहीं था, नहीं था। स्वामी गोपाल दास का संबंध बीकानेर प्रजामंडल से था? बिल्कुल था। मेरे साथ मेरे ना, जब मेवाड़ प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा देते हैं तो भूरेलाल भैया गांधी जी से मिलने जाते हैं और गांधी जी उनको सत्याग्रह करने का सजेशन देते हैं। जब भूरेलाल भैया गांधी जी से मिलकर वापस आते हैं तो मेवाड़ के महाराणा के द्वारा भूरेलाल भैया को सराड़ा के जेल में डाल दिया जाता है। सराड़ा के जेल को मेवाड़ का काला पानी कहते हैं। क्लियर है? तो भूरेलाल मेवाड़ से संबंधित है। बाल मुकुंद बिस्सा मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है, एकदम सही है, क्योंकि बाल मुकुंद बिस्सा मारवाड़ प्रजामंडल को जब बैंड कर दिया था तो फिर मारवाड़ प्रजामंडल के नेताओं ने मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया था। तो मारवाड़ लोक परिषद मारवाड़ प्रजामंडल का ही दूसरा नाम है। तो मारवाड़ प्रजामंडल के नेता थे बाल मुकुंद बिस्सा। इनको जब जेल में डाल दिया गया था तो जेल में सुधारों के लिए उन्होंने आमरण अनशन चालू किया था और उस आमरण अनशन में बाल मुकुंद बिस्सा मर गए थे। तो बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहते हैं, जिन्होंने आमरण अनशन करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। इनका संबंध मारवाड़ से बिल्कुल सही है। स्वामी गोपाल दास का संबंध बीकानेर से एकदम सही है, क्योंकि स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ दो व्यक्तियों ने मिलकर के 1907 में चूरू के अंदर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। तो यह भी सही है। तो इधर बिरबल सिंह जैसलमेर से न होकर के बिरबल सिंह का संबंध बीकानेर से है। तो बीकानेर प्रजामंडल में मध्याराम वैद्य इसको बंबई में स्टार्ट करते हैं, कलकत्ता में स्टार्ट करते हैं, और बीकानेर प्रजामंडल में एक कार्यकर्ता थे बिरबल सिंह। जब ये बीकानेर के राय सिंह नगर में रैली निकाल रहे थे तो इस रैली पर लाठीचार्ज कर दिया गया था और लाठीचार्ज की वजह से बिरबल सिंह की मृत्यु हो गई थी। बिरबल सिंह के मरने पर बीकानेर प्रजामंडल के नेताओं के द्वारा बिरबल दिवस मनाया गया था। अगर आपको पूछे कि बिरबल दिवस का संबंध कहाँ से, तो बीकानेर से। कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस का संबंध कहाँ से, तो मारवाड़ से। ठीक है। तो ये कौन है? जैसलमेर प्रजामंडल से संबंधित कौन व्यक्ति था? तो जैसलमेर प्रजामंडल जब बना था तब जैसलमेर प्रजामंडल का अध्यक्ष था मीठालाल व्यास। कौन था? मीठालाल व्यास। और जैसलमेर से रिलेटेड एक व्यक्ति को अपन कभी नहीं भूल सकते हैं, उस व्यक्ति का नाम है सागरमल गोपा, जिन्होंने जैसलमेर का गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह पर मुकदमा, ये 2-3 किताबों की रचना की थी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने लिए सही कौन सा हो जाएगा? बिरबल सिंह। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एकीकरण के चरण में गलत युग्म को पहचानिए। चरण कितने थे? 7। उसमें क्या पहचानना है? गलत युग्म। अगर आपको ये यूं समझ में नहीं आता हो तो उस समय कहीं रफ पेज हो, वहां पर शॉर्टली बिल्कुल छोटे अक्षरों में एक साथ चरण लिख देना और चरण के आगे डेट लिख देना, तो आपको फटाफट याद आ जाएगा, हाँ इसकी ये डेट थी, इसकी ये डेट थी। चलते हैं। तो पहला था अपने पास में क्या? मत्स्य संघ। दूसरा था क्या? पूर्वी राजस्थान। तीसरा था क्या? संयुक्त राजस्थान। चौथा था क्या? वृहद राजस्थान। पांचवा था क्या? संयुक्त वृहद राजस्थान। ठीक है, इतना ही अपने काम यहां पर अभी क्वेश्चन के हिसाब से होगा। तो मत्स्य संघ बना था 18 मार्च 1948। बहुत अच्छी तरह से ट्रिक के माध्यम से समझा था। पूर्वी राजस्थान अपना बना था 25 मार्च 1948। संयुक्त राजस्थान अपना बना था 18 अप्रैल 1948। वृहद राजस्थान अपना बना था 30 मार्च 1949 और संयुक्त वृहद राजस्थान बना था 15 मई 1949। 1 2 3 4 5 चरण अपन ने लिखे हैं। छठा चरण था राजस्थान संघ, जो 26 जनवरी 1950 को बना था, और 7वां चरण था वर्तमान राजस्थान, जो 1 नवंबर 1956 को बना था। कंप्लीट है।
अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पूर्वी राजस्थान की डेट क्या 25 मार्च है, तो पूर्वी राजस्थान की डेट 25 मार्च है, सही बात है। क्या संयुक्त राजस्थान की डेट 18 अप्रैल 1948 है, तो संयुक्त राजस्थान की डेट 18 अप्रैल 1948 है, एकदम सही है। क्या वृहद राजस्थान की डेट 30 मार्च 1949 है, तो वृहद राजस्थान की डेट 30 मार्च 1949 है, यह भी एकदम सही है। वृहद राजस्थान कब बना, तो 30 मार्च 1949। पूर्वी राजस्थान कब बना, तो 25 मार्च 1948। संयुक्त वृहद राजस्थान यह कब बना, 26 जनवरी 1950 नहीं, संयुक्त वृहद राजस्थान 15 मई 1949 को बना था। तो 26 जनवरी 1950 को तो छठा चरण कंप्लीट हुआ था, समझ में आ रहा है। तो 26 जनवरी 1950 नहीं आएगा, 26 जनवरी 1950 में तो आ जाएगा अपना क्या, राजस्थान संघ। राजस्थान संघ कब होगा ये, 26 जनवरी 1950, और फिर आ जाएगा वर्तमान राजस्थान 7वां चरण, यह आ जाएगा अपना 1 नवंबर 1956। अब ध्यान रखना, डेट तो यह कंफर्म हो गई। फिर पूछा कि पूर्वी राजस्थान की राजधानी कौन सी थी, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन था, वृहद राजस्थान का उद्घाटनकर्ता कौन था, पूर्वी राजस्थान का क्षेत्रफल कितना था। जिस टाइप का क्वेश्चन पूछे उस टाइप का आंसर अपन को देना है। लास्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। लास्ट, कौन सी समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया गया। जो मत्स्य संघ पहले चरण में बन गया था उसको 5वें चरण में राजस्थान में मिला दिया। तो वृहद राजस्थान के अंदर मत्स्य संघ के अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिला दिया, तो वृहद राजस्थान मत्स्य संघ के मिलने पर बन गया संयुक्त वृहद राजस्थान। शंकर देवराव समिति की सिफारिशों पर मत्स्य संघ को राजस्थान में मिलाया गया। सही क्या है ये। अगर कहीं आपको यूं पूछे कि मत्स्य संघ नाम किसने दिया, तो मत्स्य संघ नाम दिया था के.एम. मुंशी ने। प्रश्न यूं नहीं कह रहा है मत्स्य संघ नाम किसने दिया, यूं नहीं कह रहा है मत्स्य संघ को राजस्थान में कौन सी समिति की सिफारिश पर मिलाया, तो शंकर देव राव समिति की सिफारिश पर, सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था। तो अपन ने कुछ क्वेश्चन देखे, उस क्वेश्चन के माध्यम से आज हमने 1857 की क्रांति, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल और एकीकरण 4 टॉपिक को कंप्लीट किया। बहुत अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। हमारे लिए कुछ अगर आपका संदेश हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, मोबाइल नंबर के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं। उस तरह का कंटेंट हम बना करके आपको प्रोवाइड करवाएंगे। एक बार पुनः आप सभी को अगले एग्ज़ाम के लिए शुभकामनाएं। सभी को धन्यवाद।